हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी एडवोकेट्स लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट न्यूज लेके आया हूं। ये न्यूज किस बारे में है, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, उन सब चीजों को समझेंगे हम अपने आज के इस वीडियो में। वैसे तो मैं रेगुलर जो आपके लीगल अपडेट्स हैं वो आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं, जहां मैं आप सबको बताता हूं कि सर हमारी देश दुनिया में लॉ के अपडेट में क्या चल रहा है, क्या चीजें इस वक्त हो रही हैं और कैसे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन आज मैं जो आपके लिए न्यूज लेके आया हूं वो न्यूज केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज जो लोग दूसरों के उनके कानूनी अधिकार बनाते थे, आज हमारे लिए ही एक सबसे बड़ी घोषणा है। ये घोषणा है एडवोकेट्स एक्ट की। अब बेसिकली अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोई भी लॉ ग्रेजुएट हो, अगर उसको एक वकील बनना है तो एक एक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कोई क्रिमिनल या सिविल लॉ नहीं है बल्कि एक एडवोकेट एक्ट है। क्यों सर? क्योंकि इस एक्ट का महत्व बहुत ज्यादा है। हमारे देश में जो अधिवक्ता हैं उनके बारे में बात करता है। वैसे तो ये एक्ट 1961 का है, लेकिन साल 2025 में सरकार ने इस इंटेंशन को क्लियर कर दिया है कि इस एक्ट के अंदर कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं और इस बदलाव को आपके लिए ओपन किया गया है कि आप इसमें अपना सुझाव दें कि ये बदलाव करने चाहिए हैं या नहीं। इन सारी चीजों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो है एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो कि यहां पे नीचे लिखा हुआ है वकीलों के लिए खतरा। खतरा क्यों, इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस क्लास के पीडीएफ, मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ यहीं मिलते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे डायरेक्टली यहीं पे पूछ सकते हैं। अब जरा इस सेशन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर मामला है क्या। मामला कुछ खास नहीं है, 2 दिन पुरानी न्यूज है कि सर हमने हर एक अखबार में और उसके साथ ही साथ जो न्यूज की हेडलाइंस में देखा कि सरकार ने हमसे पूछा है कि आपका कोई राय मशवरा है क्या, बताइएगा जरूर। अब ये मामला जुड़ा हुआ है हमारे एडवोकेट्स एक्ट 1961 से। अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश में एडवोकेट्स को रेगुलेट करने के लिए एक एडवोकेट्स एक्ट था जिसका ईयर था 1961। अब ये बात जाहिर सी है कि 1961 के इस पुराने एक्ट में काफी सारी चीजें ऐसी हो चुकी थी जिसके अंदर बदलाव की जरूरत थी। अब हमने रीसेंट ट्रेंड्स में ये देखा है कि सरकार इस बात पे फोकस कर रही है कि हमारे जो आउटडेटेड लॉज हैं या ऐसे कानून जिसमें बदलाव की जरूरत है उसमें बदलाव किए जाएं। इसीलिए सरकार ने यहां पे एक कदम उठाते हुए क्या बोला, सरकार ने बोला कि सर ये जो एडवोकेट एक्ट है इसके अंदर हम बदलाव करेंगे और समय दिया गया 28 फरवरी का, यानी कि 28 फरवरी तक ये लोगों को समय दिया गया कि आप दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे अपना सुझाव भेज सकते हैं और हमने अपना ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। लेकिन पूरा ड्राफ्ट पढ़ने का ना आपके पास समय है ना दूसरे लोगों के पास, तो हमने सोचा चलिए जो भी चीजें बदली हैं आपको यहीं पे बता देते हैं। क्या बदला है सर? सबसे पहले तो न्यूज देख लीजिए जिस न्यूज की मैं बात कर रहा हूं। न्यूज है सर कि लॉ मिनिस्ट्री ने अमेंड कर दिया है एडवोकेट एक्ट। ये जो लॉयर्स हैं उनकी स्ट्राइक है, उन सब चीजों के बारे में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए। चलिए समझते हैं बड़े डिटेल में। सबसे पहले तो हमें जो चीज समझनी है जो सबसे ज्यादा हमारे मतलब की है वो है लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में एक्सटेंशन। ये जो लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है ना सर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपका फायदा या नुकसान, चलिए समझते हैं। ये जो बिल है इसने सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या किया, बदलाव किया। और ये जो लीगल प्रैक्टिशनर नाम का शब्द है ना, इसके अंदर कुछ चीजें बदल दी। क्या बदला सर? अब यहां पे केवल वो एडवोकेट जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनका नाम नहीं रहेगा, साथ ही साथ कोई भी वकील जो किसी ट्रिब्यूनल में या फिर किसी दूसरी प्रैक्टिस में या फिर कोई प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में या फिर किसी फॉरेन लॉ फर्म में भी काम करता है तो उसका नाम भी लीगल प्रैक्टिशनर में ऐड किया जाएगा। यानी कि यहां पे ये एक चीज तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है और बहुत ही ज्यादा रिलीफ देने वाली है कि लीगल प्रैक्टिशनर नाम का जो शब्द है उसको और भी ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया। अब आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, और भी ज्यादा एक्सपैंड हो गई हैं। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें डराए या हमें परेशान करे। अब उसके बाद क्या हो चुका है सर, एक वेरिफिकेशन का क्रेडेंशियल भी आया है। अब जरा इसको भी ध्यान से समझिए। वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स आपका मतलब जो भी उसके आपका क्रेडेंशियल होंगे। क्या कह रहा है सर, नए सेक्शन ऐड हुए हैं 19A और 7DA। किसके बारे में बात करते हैं? एडवोकेट्स मस्ट अंडरगो आपका ये जो आपके एडवोकेट्स हैं उनको आपका रेगुलर तौर पे क्या करना पड़ेगा, एक जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे गुजरना होगा। ये उनकी डिग्री से जुड़ा हुआ है, उनके आपके क्रेडेंशियल से जुड़ा हुआ है, उनकी प्लेस ऑफ प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, जो कि हर एक 5 साल में किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। फेक और फॉल्स डिग्रीज विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अब यहां पे अगर आपको ना पता हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एडवोकेट्स एक्ट में या एडवोकेट जनरल प्रैक्टिस में हम देखते थे कि जाली, आपने देखा होगा जाली डिग्रीज निकल रही हैं। किसी ने कहीं से डिग्री मैनेज कर ली, कोई
कहीं की डिग्री लेके, कहीं का जो आपका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेके किसी और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहां पे एक ठोस कानून बनाने की बात हुई कि सर हर 5 साल में पीरियोडिकली यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में क्या किया जाएगा, इस बात का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप कहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी डिग्री वैलिड है कि नहीं, और आपने इन बीते 5 सालों में कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसके कारण आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी बात वैलिड प्रूफ हुई तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। चलिए ये वाली बात भी हमारी सही हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इससे कई लोग अलाइंड हैं, कई लोग डिसअलाइंड हैं, मैंने कई लोगों से बात करी, कई लोग बोल रहे हैं ये सही है, कई लोग बोल रहे हैं गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम बहुत ही ज्यादा सही है। क्यों? हमारे देश में हम बात करते हैं किस चीज की सर, इक्वल आपका जो इक्वल जो आपका राइट है वो हर एक जो जेंडर का व्यक्ति है उसको दिया जाना चाहिए। अब हमारे देश में आपने देखा होगा कि जो भी बार एसोसिएशन है और जो भी हमारे बार काउंसिल्स हैं वहां पे जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है। अब इस चीज को लेके जो तकलीफ है वो काफी बढ़ने लग गई। तो इस मामले में जो है आपका वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके क्या हुआ, सरकार ने कदम उठाया। अब ये बात काफी ज्यादा एक्सपेक्ट भी करी जा रही थी, मुझे नहीं पता आपको ये बात पता थी या नहीं, लेकिन 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात क्लियर हो गई थी कि सरकार जो है इस वक्त इस बारे में सोच रही है कि जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या किया जाए, पब्लिक पॉलिसी में और उसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाया जाए। यहां पे क्या बदला सर, इन्होंने डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए बोला कि सर यहां मैंडेटरी कर दिया गया है, इस बिल में इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया है कि कम से कम 2 महिला मेंबर्स रहेंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब जो आपका जितनी भी ऐसी बॉडीज होंगी उसमें, को-ऑप्टेड फ्रॉम एमिनेंट फीमेल एडवोकेट्स, दिस इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिला जो है वो मेंबर जरूर रहेंगी, कंपलसरी है, और इसको चुनेगा कौन, जितनी भी एमिनेंट जो फीमेल एडवोकेट्स हैं वो चुन के भेजेंगी कि यहां पे हमारे तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसका रहेगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट, और ये मेरे ख्याल से रिटेन करेगा भी, और आपके एग्जाम या आप जिस भी चीज को टारगेट कर रहे हैं वहां पे पूछा भी जाएगा। चलिए वेरी थैंक यू। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास आता है सर मैंडेटरी बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या बदल गया सर, आप इसको क्यों बता रहे हैं सर? कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से देखना और सुनना और समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ न्यू सेक्शन 33A मैंडेट्स दैट ऑल एडवोकेट प्रैक्टिसिंग बिफोर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटीज मस्ट रजिस्टर विद इन बार एसोसिएशन वेयर दे प्राइमरीली प्रैक्टिस। इन केस ऑफ अ चेंज इन आपका allocation, the advocate must notify the previous bar association within 30 days. Advocate will be allowed to vote only in one bar association. ये बात आपने कई बार देखी होगी कि जब बार एसोसिएशन के चुनाव होते थे तो यहां पे क्या होता था, हर बार आवाज उठ जाती थी कि कुछ ऐसे वकील हैं जो इस बार एसोसिएशन में भी है, वहां पे भी हैं, जो है आपके गलत आईडी कार्ड बने हैं। तो इन चीजों को नोटिस करते हुए क्या बोला गया कि एक वकील केवल एक ही, जहां पे वो प्राइमरीली अपनी प्रैक्टिस करता है, वहां की बार एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी है। एक बार में एक बार एसोसिएशन से ज्यादा का मेंबर बन नहीं सकता। और अगर अपने बार एसोसिएशन की मेंबरशिप बदलनी है, यानी कि अगर आपका एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रांसफर हुआ या आपने अपना जो रेसिडेंस है उसको बदला, तो आपके पास केवल 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देके क्या करना है, इस एड्रेस को और इस चीज को बदलवाना है। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है क्या सर, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लेके आज का हमारा थंबनेल था कि वकीलों की जो है मुसीबत बढ़ी। क्यों? अब अगर आपको ना पता हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गौरव भाटिया केस के बारे में बात करी थी। गौरव भाटिया कौन है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ये कहां गए सर? ये गए नोएडा में, और नोएडा में एक कोर्ट में ये गए प्रैक्टिस करने। किस्मत से नोएडा की उस कोर्ट में उस वक्त वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी। अब जब वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी और ये गए तो वहां पे हाथापाई हो गई। अब ये बहुत गंभीर बात है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हैं उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाथापाई हुई, और उसके साथ ही साथ एक और बड़ी अजीब बात हुई कि एक फीमेल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर के साथ क्या हुआ, मैन हैंडलिंग हुई, यानी कि उनको गर्दन से पकड़ा वगैरह गया और उनको धक्का वक्का दिया गया। इसके बाद से ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस होता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया था। अब इस परिस्थिति में ये जो चीज है ना, ये इसके लिए एक सही डायरेक्शन है, क्योंकि आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि एडवोकेट्स की स्ट्राइक होती है। अब ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि एडवोकेट्स का अपना अधिकार है जिसको रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल ये है कि कई बार ये देखा जाता है कि उससे क्लाइंट्स का और उससे साथ ही साथ कोर्ट्स का टाइम क्या होता है, बर्बाद होता है। तो अब यहां पे काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ गया है, जो कि है सेक्शन नंबर 35A। ये क्या कहता है?
है? ये कहता है कि एडवोकेट्स और बार एसोसिएशंस को स्ट्राइक करने से स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट खत्म किया जा रहा है? जी नहीं। इसीलिए पूरी जानकारी आपको लेना जरूरी है। यहां पे ना ही आपका राइट टू स्ट्राइक खत्म हो रहा है, लेकिन हां, इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन है कि सर ये जो बार एसोसिएशन है और ये जितने भी एडवोकेट्स हैं, ये बॉयकॉट नहीं कर सकते कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। अब इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। हो सकता है इस बात से कई एडवोकेट्स नाराज हों, लेकिन हमें अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर से। अगर डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो जाए। हम भी ऐसे ही सर्विस को बिलोंग करते हैं, जो कि है एडवोकेसी का प्रैक्टिस। किसी के लीगल राइट्स वायलेट हो सकते हैं, किसी के लिमिटेशन पीरियड खत्म हो सकते हैं, किसी का कोई और बहुत बड़े बड़े राइट वायलेट हो सकते हैं। इसीलिए इस अधिकार की जरूरत थी। लेकिन मैंने फिर से कहा, राइट टू प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। तो क्या हम कभी स्ट्राइक कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ? जी नहीं। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन नंबर 35A, ये सिंबॉलिक जो आपका प्रोटेस्ट है उसकी बात करता है। यानी कि अगर आप किसी बात का विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप जो है एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट क्या होता है? सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इस बात को दिखा रहे हैं और इस बात को जता रहे हैं कि आप नाराज हैं, लेकिन आपकी वजह से कोई काम रुक नहीं रहा। जैसे कि किसी डॉक्टर ने 2 घंटे इस बात का प्रोटेस्ट किया किसी बाहर जगह पे बैठ के, और उसके बाद वो वापस आके अपना काम करने लगा। इससे उसकी बात भी दर्ज हो गई और कोर्ट का प्रोसेस भी नहीं रुका। इस बात को देखिए, 1 day protest on professional and administrative issues are permitted provided that they do not disrupt work। अब ये क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर आप जो है क्या कर सकते हैं, जो आपकी स्ट्राइक है, 1 दिन की स्ट्राइक या केवल जो इस टाइप की स्ट्राइक है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को खराब ना करे, ये स्ट्राइक भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या किसी जरूरी काम के लिए होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्लाइंट्स विक्टिम्स के कभी भी किसी भी राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और ये बात गौरव भाटिया जी के केस के बाद होने क्यों आए, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट कब हुआ, कब से लागू होगा, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के आखिर में। चलिए अब उसके बाद और समझते हैं। अब इसके बाद कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको बदला गया है, जैसे कि गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स इन बीसीआई। अब अगर आपको ना पता हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी, उसके अंदर क्या है सर, उसके अंदर कुछ जो है आपके मेंबर्स होते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कैसे सर, कि जैसे हमारे यहाँ कलीजियम सिस्टम था, अब उसके बाद क्या आया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनजेएसी आया। ये कुछ वैसे ही जैसा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेक्शन नंबर 4 है इस एक्ट का, उसमें कुछ प्रपोज किया गया है। क्या? द एक्ट प्रपोज टू बी अमेंडेड अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नॉमिनेट अप टू 3 मेंबर्स to the Bar Council of India in addition to the existing elected members। अब ये क्या कह रहा है सर, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वहां पे क्या रहते हैं सर, इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। वहां पे सारे के सारे मेंबर खुद चुन के आते हैं, उनको वोट डलते हैं। अब ये कह रहा है कि जो हमारे देश की कौन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्र सरकार है, उसके पास इस बात की पावर होगी कि वो क्या कर सकती है, अपने कम से कम कितने, कम से कम भी मैक्सिमम भी, यानी कि 3 मेंबर्स चुन के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दफ्तर में भेज सकती है। अब उसके पास ये पूरा अधिकार होगा कि ये मेंबर्स कौन है और ये कैसे किस तरीके से वहां फंक्शन करेंगे, ताकि जो आपकी वो मतलब जितनी भी आपकी चीजें हैं जिनको आपको मॉनिटर करना है उनको मॉनिटर किया जा सके। अब बात यहां खत्म नहीं होती है, उसके साथ ही साथ पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब आपने एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम देखी होगी, जो है ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एआईबी का एग्जाम हर साल कराया जाना चाहिए, कई बार प्रपोज हुआ 6 महीने में कराया जाना चाहिए, लेकिन इतना डिले हो जाता है। लास्ट एआईबी 19 का एग्जाम हुआ, उसमें अभी तक क्या नहीं हुआ सर, रिजल्ट नहीं आया। अब यहां पे एक और बात आ चुकी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस बात को अंदर सेक्शन नंबर 49B इंट्रोड्यूस करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की पावर देती है कि वो क्या कर सकती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को डायरेक्ट कर सकती है कि वो इस एक्ट के तहत कुछ काम नहीं कर रहे तो वो काम करें। तो बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में लाया जा सकता है कि आप उन ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिकमेंड करे। जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू ये होगा। तो 2 बातें जो आपको समझनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में स्ट्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा 3 मेंबर्स का। उसके साथ ही साथ ये जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया परफॉर्म कर इसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कराने के लिए, उनसे उनका काम करवाने के लिए कोई नया फंक्शन नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको आदेशित कर सकती है। और ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हुए कि जो एआईबी वाले एग्जाम के साथ हो रहा है उसमें तो मुझे लगता है कि एक बेटर फंक्शनिंग डेफिनेटली होनी चाहिए। चलो अब ये बातें हो गई। इसके बाद
उसके बाद अनिकेत केशरवानी जी, पीयूष चंद्र जी, थैंक यू आपका सुनील कुमार शर्मा जी, थैंक यू सो मच। चलो अब उसके बाद क्या आता है सर, अब हमारे पास कुछ और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी इशू आपके इश्यूज हैं, कुछ स्ट्रिक्ट ऐसे लॉज हैं जिनका हमें इंप्लीमेंटेशन करके बताया गया है, जिसको हमें अच्छी तरीके से समझना होगा। चलिए, स्ट्रिक्टर डिसिप्लिनरी मेजर्स, मिसकंडक्ट लायबिलिटीज, इनहैंस पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अगर अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस हुई तो क्या होगा भैया, पनिशमेंट मिलेगी। अब यहां पे इसकी भी बात हो रही है कि सर पनिशमेंट की भी चर्चा है, ध्यान से देखो। सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है कि वो व्यक्ति जो कि लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, उसको कितनी सजा है सर, उसको 1 साल तक की जेल है, जो कि पहले 6 मंथ्स थी, और 2 लाख रुपए तक का फाइन है। अब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप कोर्ट में पाए गए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। जब मैं एलएलबी कर रहा था तो उस समय एक मेरा जूनियर था, उसने बताया कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जो वहां के जज थे उनके सामने बहस करके आ गया, वो भी लॉ पढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में पाए जाने पे आपके ऊपर कितनी सजा है सर, 1 साल तक की जेल जो पहले 6 महीने की थी, और 2 लाख रुपए तक का फाइन। यानी कि अगर आप कोर्ट में खड़े रहने के लिए ऑथराइज नहीं है, इसमें बहुत सारे एंगल है। अगर आपके पास बार काउंसिल का लाइसेंस नहीं है तब आप पाए गए, या आपको कोर्ट ने टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है तब आप पाए गए, या आपने क्या किया सर, आपका जो है बार काउंसिल का जो आपका वकालतनामा है, जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, जहां पे आपका बार एसोसिएशन का पार्टिसिपेशन है, वो किसी एक कोर्ट में आप किसी दूसरे कोर्ट में पाए गए, तो उस परिस्थिति में भी ये सेक्शन इन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके साथ ही साथ जो आपकी लायबिलिटी है क्या है, ये जो आपकी मिसकंडक्ट की लायबिलिटी है वो सेक्शन नंबर 45B में दी हुई है, उसको भी समझिए। इफ अ पर्सन सफर्स अ लॉस ड्यू टू एन एडवोकेट्स मिसकंडक्ट, दे कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बीसीआई टू आपका डिटरमाइन आपका लायबिलिटी। अगर कभी भी किसी वकील के कंडक्ट की वजह से किसी पर्सन को लॉस हुआ, ये कहां आ सकता है सर, जब अगर कोई वकील स्ट्राइक कर रहा है और उसकी वजह से किसी पर्सन को लॉस हुआ, तो वो क्या कर सकता है सर, सीधे लायबिलिटी के लिए एक स्यू कर सकता है, और उसमें उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो जो लायबिलिटी है और वो जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो भी उसका बनता है, वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। रिमूवल फ्रॉम स्टेट रोल, सेक्शन 24B, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट्स कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years or more will be removed from the state bar council's roll. Re-enrollment may be considered 2 years after release subject to BCI approval. अब ये है वो चीज जो आपको और भी ज्यादा डिस्कंफर्ट में डाल सकती है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर सेक्शन नंबर हमारा 24B। ये सेक्शन नंबर 24B क्या कहता है, 24B कहता है कि अगर किसी भी अधिवक्ता यानी कि किसी भी वकील को अगर 3 साल से ज्यादा की जेल हुई, अगर कोई भी ऐसा वकील है जिसको 3 साल से ज्यादा की जेल हुई, तो उस परिस्थिति में उसको बाय डिफॉल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या करेंगे, उसके नाम को स्टेट बार काउंसिल के रोल से निकाल देंगे। उसका नाम अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 3 साल के कन्विक्शन होने पे उसका नाम क्या हो गया, हट गया। लेकिन ये 3 साल खत्म होते ही ये दोबारा AIB का एग्जाम देके बार में नहीं आ सकता। 2 काम करने पड़ेंगे, 2 वेरिफिकेशन के मोड लगाए गए। सबसे पहला, बार काउंसिल से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर बार काउंसिल से परमिशन मिल भी गई तो उसके बाद 2 साल का वेट करने के बाद ही AIB का एग्जाम अटेम्प्ट किया जाएगा। और अगर वो AIB का एग्जाम आप अटेम्प्ट करके क्लियर हुए, वकील बने, तो आपकी सीनियरिटी ये नई वाली गिनी जाएगी, यानी कि आपकी पुरानी सीनियरिटी भी गई, क्योंकि स्टेट बार के रोल से ही आपका नाम निकल गया, उस रजिस्टर से ही आपका नाम बाहर हो जाएगा जहां से आपने इस चीज को नोटिस किया था। आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप ये बातें आप में से हर एक को अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। चलो, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वो थे चेंजेस जो कि हमने देखे, हमारे यहां पे हुए। जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में एक बार ध्यान से समझ लीजिए। क्या क्या है सर, सबसे पहली चीज जो है वो है सर हमारा ये जो है जो कि आपका अच्छा, यहां पे कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना भूल गया। ये 1-2 पॉइंट और आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला तो क्या है सर, जितने भी फॉरेन जो आपके लॉ फर्म्स हैं उनको भी अब क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, वहां के वो भी हमारे इस मार्केट में आ पाए, और उनके जो वकील होंगे उनको भी कुछ क्या दिए जाएंगे, प्रोटेक्शन दिए जाएंगे। अगली चीज एक और जो करी गई है वो करी गई है लीगल एजुकेशन के मामले में। लीगल एजुकेशन के मामले में, अब लीगल एजुकेशन के मामले में क्या मामला है कि बार काउंसिल जो है इस बात को अब रेगुलरली मॉनिटर करेगी कि लीगल एजुकेशन कैसी चल रही है, कैसा उनको क्या करना है, मतलब जो उनका सर्टिफिकेशन है वो कैसा देना है, और कैसे ये जो लीगल एनरोलमेंट है इसको बढ़ाना है, और कैसे इसको प्रमोट करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे प्रमोट करना है। इसके साथ ही साथ लीगल अवेयरनेस के बारे में भी बात करी गई है कि कैसे लीगल राइट्स की अवेयरनेस को फैलाना है। तो अब हम इस चीज को कंपाइल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले आप इस बात का
का ध्यान रखिएगा कि सर 28 फरवरी वो डेट है जब तक इसके बारे में एडवाइजेस क्या है मंगाई गई हैं। अब आप में से कई लोगों का सवाल है कि सर 28 फरवरी को अगर ये तारीख है तो ये कब से लागू होगा। आप ये मान सकते हैं कि इस साल में ये मई या जून तक क्या हो सकता है, लागू हो जाए। क्या इसके अंदर हमने जितने कानून डिस्कस किए उनमें से कुछ बदलेगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो भी ऐसी चीज बताई गई है, जो भी नए अमेंडमेंट्स बताए गए हैं, उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रांगली आप डिफेंड कर सकते हो। जैसे कि एक चीज के ऊपर कोई कानून में मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो है एडवोकेट्स का स्ट्राइक करने का अधिकार। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही आपकी रहेंगी। चलिए, अफजा रिजवी जी, आपका नाम ले लिया? बिल्कुल ले लिया इसमें चलो, नाम ले लिया भैया, आपका नाम ले लिया। चलो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा सर, 1961 के एक्ट में कुछ बदलाव है। सबसे पहला बदलाव तो यह है कि जो हमारी लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, उसको बढ़ा दिया गया है। दूसरा क्या है सर? दूसरा है कि जो एडवोकेट के जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं हर 5 साल में वेरीफाई किए जाएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस में। उसके बाद क्या है सर, जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कम से कम 2 महिला रहेंगी, जिनको महिला वकीलें ही चुनेंगी। उसके बाद क्या है सर, जो मैंडेटरी बार जो आपका एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा, किसी एक जगह पे रजिस्टर रहोगे, और अगर कोई बदलाव है तो 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा, वरना नहीं। आगे बढ़े तो उसके बाद आता है सर, ये जो कोर्ट में बॉयकॉट चल रहा है, इस मामले को पूरी तरीके से निरस्त किया जाएगा। कोई भी इस तरह की स्ट्राइक नहीं चलेगी जो कि अननेसेसरी हो। इसमें मैंने आपको एक केस बताया था गौरव भाटिया जी का, जिसके बारे में मैंने इसी चैनल पे वीडियो भी बना के डाला है। गौरव भाटिया जी के साथ आपका ये मामला हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कॉग्नाइजेंस लिया था। उसके बाद ही ये चीजें देखने को मिल रही है क्या, कि भैया अब अगर आपको स्ट्राइक करना भी है तो कम से कम आप क्या करोगे, एक सिंबॉलिक स्ट्राइक होगी, एक दिन की या कुछ घंटों की, जिसमें किसी भी क्लाइंट का राइट वायलेट नहीं होगा। इससे मिलता जुलता पेनल्टी हमने क्या देखा कि अगर कभी किसी वकील की वजह से किसी क्लाइंट का कोई नुकसान हुआ तो वो उसको तुरंत स्यू कर देगा। इसके बाद हमने क्या देखा सर, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, अपना ओवरसाइट रखेगी। अब क्या होगा, कम से कम 3 मेंबर्स और मैक्सिमम भी 3 मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर सकती है, सामने से अपने आदेशित कर सकती है कि आप ये काम कर रहे हैं, आप ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है पावर टू इशू डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शंस कैसे इशू कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे अगर हम जाएं तो यहां पे पेनाल्टीज को भी बढ़ा दिया गया है। क्या सर, जो पहले 6 महीने तक की पेनाल्टी थी, क्या अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो अब वो 1 साल की हो चुकी है। यानी कि अगर आप बिना ऑथराइजेशन के क्या कर रहे हैं, लॉ की प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, तो पहले 6 महीने की सजा थी, अब वो 1 साल हो गई है। और इसमें जो है आपका 2 लाख रुपए तक का फाइन भी जोड़ दिया गया है। तो अभी हम इस क्लास को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे आपको इस क्लास की सारी डिटेल्स और बाकी सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, इसके रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी और मेरी क्लासेस के PDF।